नमस्कार, मैं सुनीता उपाध्याय एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। प्यारे बच्चों, एक दिन में आप लोग बहुत सारे विषय की पढ़ाई करते हैं, किंतु जब कोई भी विषय, किसी भी विषय की किताब जब हाथ में लेते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे ईवीएस 1 हो, चाहे ईवीएस 2 हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, आप जब किसी भी विषय का कोई भी पाठ पढ़ रहे होते हैं तो उस पाठ में कहीं ना कहीं एक छोटा बॉक्स दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है क्या तुम जानते हो। तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में लिखा रहता है क्या तुम जानते हो, और साइंस ईवीएस 1 में लिखा रहता है डू यू नो। तो ये जो क्या तुम जानते हो, ये जो बॉक्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो इन्फॉर्मेशन आपके जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दी रहती है, आपके सामान्य ज्ञान में संवर्धन के लिए दी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उस बॉक्स को स्किप कर जाते हैं, जबकि हमारा काम है कि उस बॉक्स में दी हुई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें और अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं। तो आज मैं आपके सामने इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। हिंदी कक्षा 5वीं के हिंदी में पाठ 4 में एक पाठ है क्या तुम जानते हो। तो आज मैं इस पाठ पे जो दिए हुए 10 वाक्य हैं उस 10 वाक्य से जुड़ी हुई और रोचक जानकारी लेकर आज आपके सामने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या तुम जानते हो में कौन से ऐसे 10 वाक्य हैं, ऐसे 10 वाक्य हिंदी विषय में जो हमें ज्योग्राफी का भी नॉलेज दे रहे हैं, जो हमें हिस्ट्री का भी नॉलेज दे रहे हैं, जो हमें साइंस का भी नॉलेज दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इन 10 वाक्यों पर और इनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारियों को। सबसे पहला इसमें वाक्य दिया है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम भारतीय हैं, किंतु विश्व के वे 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा, पटियाला में जन्मे राकेश शर्मा मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने वायुसेना में शामिल हो गए थे और फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहे। किंतु राकेश शर्मा चर्चा में कब आए? जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब इनकी हिम्मत का हमारे भारत देश ने लोहा माना और तब से राकेश शर्मा हमारे देश में सबके सामने आए। सन 1984 में सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से संयुक्त रूप से जो अंतरिक्ष मिशन आयोजित किया गया था, उसके दौरान राकेश शर्मा 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। उनकी अंतरिक्ष दौरान जो उड़ान थी, उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उससे पूछा था कि ऊपर अंतरिक्ष से हमारा भारत देश कैसा दिखता है। तब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा। धरती से तत्कालीन प्रधानमंत्री से का पूछा गया ये सवाल और अंतरिक्ष में रूसी अंतरिक्ष यान से भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का ये दिया गया जवाब, इसने हम सभी हिंदुस्तानियों को रोमांचित कर दिया था। तो ये थे हमारे राकेश शर्मा जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरा वाक्य दिया है कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। जमीन पे दौड़ने वाले जो प्राणी है, जमीन में रहने वाले प्राणियों में चीता सबसे तेज रफ्तार से दौड़ता है। ये जो चीता है इसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि जो ये चीता है मात्र 3 सेकंड में ये 0 से 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। तो चीता जमीन में दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तीसरा वाक्य है कि मानसरोवर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सरोवर है। मानसरोवर सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस मानसरोवर की ऊंचाई कितनी है। यह 4556 मीटर की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से ऊंचाई पर 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हिंदू धर्म में इस मानसरोवर का बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष लाखों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु, दर्शन में यात्रा हेतु जाते हैं। इसके बाद है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब इस वाक्य में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है ध्यानचंद और दूसरा है हॉकी। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को, सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर हम क्यों कहेंगे?
तो उसका जवाब यह है कि मेजर ध्यानचंद, उनकी जो फुर्ती और उनका जो ऊर्जावान प्रदर्शन जो रहता था हॉकी में, इस कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो हॉकी खेलते थे तब उनकी हॉकी स्टिक से गेंद जो है वो इस तरीके से चिपक जाती थी जैसे कोई उनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबकीय धातु लगी हो। उनके साथ खेलने वाले जो खिलाड़ी थे उनको तो कभी कभी शक हो जाता था। एक बार हॉलैंड में जब वो अपना मैच खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने का शक होने के कारण उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया। यही नहीं, ये जो मेजर ध्यानचंद है, इन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन से, अपने अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर को और क्रिकेट के महानायक डॉन ब्रैडमैन को भी प्रभावित किया है। डॉन ब्रैडमैन ने तो यह तक कहा है कि जिस तरह क्रिकेट में रन बनते हैं वैसे ही ध्यानचंद गोल बनाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1000 से ज्यादा गोल बनाने वाले मेजर ध्यानचंद अपने जज्बे और कठिन परिश्रम से, अथक प्रयास से हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और यही कारण है कि उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सन 1928, सन 1932 और सन 1936 3 साल तक तीन बार की होने वाले, लगातार 3 बार होने वाले जो ओलंपिक खेल थे उसमें हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने में मेजर ध्यानचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आप समझ गए होंगे कि हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को क्यों जाना जाता है। अब 5वें नंबर पे लिखा है कि सूर्य प्रकाश शरीर में उपस्थित विटामिन डी को सक्रिय करने का प्राकृतिक माध्यम है। हमारे शरीर को विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी में से एक है विटामिन डी। विटामिन डी, वैसे तो वैज्ञानिकों ने 6 प्रकार के विटामिनों की खोज की है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो विटामिन है ये वे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारे भारत देश में धूप जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु फिर भी आज हमारे देश में बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि विटामिन डी के लिए हमें धूप में रहना जरूरी है। मात्र 10 सेकेंड, मात्र 10 मिनट अगर हम धूप में खड़े रहें तो हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हमारी त्वचा आती है तो उसमें विटामिन डी हमें मिलता है और यह विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि हल्की सी भी चोट लगने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं। तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है जो प्राकृतिक माध्यम है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद है एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारी जो ये धरती है वो 7 महाद्वीप में बटी हुई है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों में से आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी महाद्वीप में बड़ा क्या है और छोटा क्या है, ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए और आगे जाके आप इसको भूगोल जैसे विषय में पढ़ने भी वाले हैं। इसके बाद है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत देश है ना उसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे विश्व को हम भारतवासियों ने दिया है। हमारे भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। ज्ञान का संचार अगर कहीं से हुआ है तो वो भारत से ही हुआ है। प्रतिभा जो सबसे ज्यादा है वो हमारे भारत में है, इसलिए हम भारतीयों को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। शून्य का आविष्कार प्राचीन समय के सबसे महान जो खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने की थी, जिन्हें आज भी वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। यानी प्रेरणा स्रोत मानते हैं वैज्ञानिक आज भी उन आर्यभट्ट को जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणित में और हमारे जीवन में शून्य का बहुत महत्व है। तो ऐसे शून्य की खोज की थी हमारे भारत के आर्यभट्ट ने। इसके बाद है कि संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत
और समस्त भारतीय भाषाओं की जननी भी है संस्कृत। यह हमारे वेद पुराणों से चली आ रही भाषा है। हमारे जो वेद पुराण है वो संस्कृत भाषा में है और विश्व में संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको पहली संपूर्ण भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसकी जो रचना करने वाले जो ऋषि थे वो आर्यन थे, इसीलिए इसे आर्यों की भाषा भी कहा जाता है और आर्यों को ही संस्कृत भाषा का जनक भी कहा जाता है। संस्कृत की रिसर्च में एक बात सामने आई है कि संस्कृत भाषा के पढ़ने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत भाषा के पढ़ने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह बताया कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करें, संस्कृत भाषा का उपयोग करें, तो हम इसे काफ़ी सरल बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, विश्व की दुनिया की लगभग 98% भाषाओं में संस्कृत का प्रभाव है, अर्थात ये सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इसके बाद है कि विश्व भर में डाकघरों की सबसे अधिक संख्या भारत में। विश्व में सबसे लंबी जो डाक सेवा है, सबसे भारी जो डाक सेवा है, सबसे ज्यादा जो डाकघर है वो हमारे भारत में है। और इसकी संख्या कितनी है? अब अगर हम बोल रहे हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर भारत में है, तो भारत में कितने डाकघर हैं? 1,55,015 डाकघर हमारे भारत में है। और ये भारत की जो डाक प्रणाली है वो विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। सबसे पहला डाकघर हमारे भारत में 1774 में कोलकाता में खोला गया था। आपको एक बात और बताती हूँ, शायद ही किसी लोग को पता होगा, बहुत से लोग इस बात से अनजान है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की जो डल झील है वहां पे तैरता डाकघर है, यानी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, जिसे हम जानते नहीं है। हालांकि ये अंग्रेजों के समय से है, किंतु इसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का नाम सन 2011 में मिला। यानी विश्व में डाकघर सबसे ज्यादा भारत में है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? 1,55,015 डाकघर हमारे भारत में है और हमारे डाक प्रणाली पूरे संपूर्ण विश्व में नंबर 1 पर है। इसके बाद है कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोकतंत्र क्या है। देखिए, अभी आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे, आपको संपूर्ण भारत के इतिहास की जब जानकारी मिलेगी, भारत के संविधान की जानकारी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, जो लिखित संविधान है, वो हमारे भारत का है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब ये लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो यहाँ पे लिखा है, परंतु आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है। लोकतंत्र का अर्थ होता है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने बताया है, कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। आप सभी को पता है कि हम सभी अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग करते हैं, हम वोट देते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो हम जिसे चुनते हैं वही हमारे शासन की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथों में होती है जिसका चयन हम लोग करते हैं मतदान के द्वारा। तो यह है लोकतंत्र का अर्थ। भारत हमारे विश्व में भारत ही है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। देखिए, ये 10 सेंटेंस, ये 10 वाक्य हिंदी विषय में, क्या तुम जानते हो, पाठ में ये 10 वाक्य जिससे आपको भूगोल का भी ज्ञान मिला, जिससे आपको साइंस का भी नॉलेज मिला, जिसमें आपको हिस्ट्री का भी मिला, सिविक्स का भी मिला, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगना चाहिए कि जब आप कोई भी किताब पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, तो जब वहाँ पे वो बॉक्स दिखे क्या तुम जानते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके ज्ञान के संवर्धन के लिए ऐसे बॉक्स को, ऐसी इंफॉर्मेशन को आपके लिए बुक्स में दिया जाता है, जिसे आप स्किप कर देते हैं। तो आज से मुझे विश्वास है कि जब भी आप डू यू नो या क्या तुम जानते हो ये देखोगे, तो आप उसे बहुत ही रोमांचित होकर, बहुत सी उत्साह से पढ़ेंगे और सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके आप क्विज कॉन्टेस्ट में इजीली भाग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।